हिंदी अध्याय 356 गुफा पर हमला। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। एक्सपर्ट ने दिखाया कैसे मधुमेह को रोका जा सकता है। डायबेटिक्स। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद माइकल ने अपनी सेना के साथ मौलिक गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसके पास मौजूद जानकारी से पता चला कि गुफा प्रणाली बहुत विशाल थी, जिसमें कई चौराहे थे जो गहराई में जाने पर और भी फैलते जा रहे थे। लिलिका और टियारा ने बताया था कि गुफा का प्रवेश द्वार पहले से ही बहुत विशाल था और माइकल अब प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर इसे स्वयं देख सकता था। ये हॉल 10 मीटर से अधिक ऊंचा, 100 मीटर से अधिक चौड़ा और उससे भी लंबा था। यह उसकी सेना को घुसपैठ करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता था। उस क्षेत्र में केवल कुछ 100 सैनिक ही बचे थे, जिनका काम उनकी प्रजा को अप्रत्याशित हमलों से बचाना था, चाहे वे हमले राक्षसों की ओर से हो या कित्सुन जनजाति की ओर से। शेष 1500 लड़ाके धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर गए, जहां वे 300-300 लड़ाकों के 5 समूहों में बढ़ गए और प्रवेश द्वार के अंत में फैली 5 सुरंगों में प्रवेश करने लगे। ये 5 गुफा सुरंगें जमीन के बहुत नीचे तक जाती थीं, जहां उनका और भी चौराहों पर इंतजार था। उसने अपने दल को समान रूप से विभाजित किया ताकि प्रत्येक सैनिक के पास पर्याप्त अग्रिम पंक्ति के सैनिक, तीरंदाज और जादूगर मौजूद हों। इसके अलावा प्रत्येक इकाई को एक टोही दल दिया गया ताकि वे गुफा की सुरंगों में गहराई तक जाकर दुश्मनों का आसानी से पता लगा सकें, उनकी संख्या निर्धारित कर सकें और अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव कर सकें। अगर दुश्मन एक टीम के लिए काबू से बाहर होते तो माइकल तुरंत आखिरी चौराहे पर वापस जाकर उनकी सेना में शामिल हो जाता और मदद करता। हालांकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा बार बार नहीं होगा। एलिमेंटल्स गुफा की सुरक्षा टीम ने अपनी 1/3 सेना को मौजूदा जगह छोड़कर मुख्य बस्ती में पहरेदारों की मदद के लिए भेजा था। इसलिए सुरक्षा टीम को एलिमेंटल्स गुफा के हर मुख्य चौराहे पर अपनी तैनाती बदलनी पड़ी ताकि वे गुफा के हर अहम चौराहे को कुछ हद तक कवर कर सकें। हालांकि उन्हें एक साथ कम दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी माइकल अपनी सेना को लेकर थोड़ा चिंतित था। वो उन्हें एलिमेंटल्स की गुफा में अपने पीछे आने की अनुमति दे सकता था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। दरअसल उसकी सेना के सदस्यों ने कित्सुन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की इच्छा खुलकर जाहिर की थी। माइकल ने कित्सुन लॉर्ड से निपटने की योजना बनाते समय उनकी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जरा भी नहीं सोचा था, जिससे वे नाराज थे। माइकल उनकी बात समझ गया था, लेकिन वह उन्हें मुख्य बस्ती में नहीं भेज सकता था क्योंकि वहां होने वाला हमला एक छलावा मात्र था। वह 1000 से अधिक लड़ाकों को छलावे के तौर पर तैनात नहीं कर सकता था अगर वह नहीं चाहता था कि वहां किसी की जान जाए। इसलिए उसने अनिच्छा से अपने क्षेत्र की सैन्य शक्ति को एलिमेंटल्स की गुफा में अपने मिशन में शामिल होने के लिए स्वीकार कर लिया। ये निर्णय उम्मीद से कहीं बेहतर साबित हुआ जब माइकल की टुकड़ी पहले सुरक्षा चौकी के पास पहुंची। 300 समन्स ने अपने हथियार तैयार कर लिए जबकि माइकल अपने समूह में शामिल हो गया और स्पिरिट आर्मर सेट और जार्क को वापस ले लिया। ईगल आइज का उपयोग करने से माइकल की दृष्टि में जबरदस्त सुधार हुआ। धुंधली रोशनी वाली गुफा की सुरंग अब माइकल के लिए कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि उसने सुरक्षा चौकी देखी जहां 100 से कम कित्सुन समन्स, 1 दर्जन कित्सुन एडवेंचरर्स और 100 से अधिक लेसर एलिमेंटल्स तैनात थे। लघु तत्वक अधिकतर अग्नि तत्वक थे, जिनका शरीर पूरी तरह से धधकती लपटों से बना था। उनकी प्रचंड लपटों ने पूरे सुरक्षा चौकी को रोशन कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने काफी ध्यान आकर्षित किया। लेकिन विनाशकारी शक्ति के मामले में अग्नि तत्वक सबसे शक्तिशाली तत्वों में से थे। उन लोगों पर निशाना साधो जो गला घोंट रहे हैं, माइकल ने इतनी ऊंची आवाज में आदेश दिया कि उसकी यूनिट के हर तीरंदाज को सुनाई दे सके। कुछ दर्जन तीरंदाजों द्वारा तीर उठाकर उसे धनुष की डोरी पर चढ़ाने की हल्की सरसराहट उसके कानों तक पहुंची। अगले ही पल माइकल की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। तैयार, शुरू, तीर चलाओ। माइकल ने अपने तीरंदाजों के साथ चलते हुए आदेश दिया। जार्क द्वारा ऊर्जा तीर बनाने के बाद उसकी धनुष की डोरी को पीछे खींचते हुए एक पल के लिए निशाना साधा और फिर ऊर्जा तीर छोड़ दिया। उसके अंतिम शब्द गुफा की सुरंग में गूंज उठे। तीरों के लगभग एक साथ छोड़े जाने के 1 सेकंड बाद ही सुरंग में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो अनजान सुरक्षा चौकी तक पहुंच गई। कुछ जागृत आत्माओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। खतरे का आभास होते ही उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी जादुई शक्तियां प्रकट कर दी। उनकी प्रतिक्रिया तीव्र थी, लेकिन वे केवल अपनी ही रक्षा कर सके। कित्सुन जागृत आत्माएं सुरक्षा दल के बाकी सदस्यों को चेतावनी देने में बहुत देर कर चुकी थीं। उन्होंने बस इतना देखा कि उनके सामने गुफा की एक सुरंग से 50 से अधिक तीरों की बौछार निकली। अधिकांश जागृत प्राणियों ने सहज रूप से अपनी आत्मा की विशेषताओं और कलाकृतियों की शक्तियों का उपयोग किया।
हालांकि उन्हें बहुत देर से यह एहसास हुआ कि कोई भी तीर उन पर लक्षित नहीं था। यह एहसास उन्हें तीरों की दूसरी बौछार के बाद ही हुआ। सफेद ऊर्जा का एक तीर गुफा की सुरंग की घुटन भरी हवा को एक साथ 4 बार चीरता हुआ निकला। जैसे ही तीरों की 2 बौछारें गुफा की सुरंग से निकली, उनमें से प्रत्येक सटीक रूप से अग्नि तत्वों, विशेष रूप से उनके गला घोंटने वाले अंगों पर लक्षित थी। माइकल और अधिकांश एल्फ तीरंदाजों जैसे उच्चतम सटीकता वाले सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों को एक विशेष मिशन सौंपा गया था। उन्हें छोटे तत्वों के शरीर के केंद्र में मुश्किल से दिखाई देने वाले कोर के बजाय उनकी गर्दन के चारों ओर लटके हुए चोकर पर निशाना लगाना था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। माइकल लेसर एलिमेंटल्स को मारने के बजाय उन्हें मुक्त करना चाहता था। वह लेसर एलिमेंटल्स से लड़कर उन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने कित्सुन समन्स और कित्सुन अवेकेंट की गतिविधियों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही ऊर्जा तीरों और अत्यधिक भेदन क्षमता वाले पीकर्स से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। लेसर एलिमेंटल्स के चोकर्स को निशाना बनाकर नष्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एलिमेंटल्स को मारने और उन्हें मुक्त करने में कठिनाई का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। अंतर केवल अंतिम परिणाम में था। उनके कोर को तोड़कर माइकल और उसकी टीम एलिमेंटल्स को मार सकती थी। हालांकि उनके चोकर्स को तोड़कर वे उन्हें मुक्त कर सकते थे, जिससे उनकी टीम में एक नया साथी जुड़ जाता। ये निर्णय स्पष्ट था और परिणाम तत्काल सामने आया। माइकल के तीर निशाने पर लगते ही क्रिस्टल के कवच टूटकर बिखर गए। अभी अभी आजाद हुए अग्नितत्वी जीव उत्साह से भर उठे। हालांकि उनका उत्साह क्षणिक था। अगले ही पल अग्नितत्वी जीव अपने पूर्व स्वामियों की ओर मुड़े और उनके कारण झेली गई पीड़ा का बदला लेने लगे। माइकल के तीरंदाजों द्वारा तीरों की लगातार बौछार के कारण और भी कई चोकर टूट गए। इससे और भी एलिमेंटल्स मुक्त हो गए, जिन्होंने या तो अपने साथियों की मदद के लिए उनके चोकर तोड़ दिए या कित्सुन समन्स और कित्सुन अवेकेंट पर हमला करने के लिए युद्ध में शामिल हो गए। इसी बीच कुछ कित्सुन समन्स और कित्सुन अवेकेंट मंद रोशनी वाली गुफा की सुरंग में प्रवेश कर चुके थे। दुर्भाग्यवश दर्जनों योद्धा, कुछ बरसेरकर्स और एक एलिमेंटल मेज पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, माइकल के अलावा, जिसने ज़ार्क को शक्ति प्रदान करके निकटतम कित्सुन अवेकेंट की भौहों के बीच एक शक्तिशाली प्रहार किया। 20 से अधिक एलिमेंटल्स को मुक्त करने के बाद माइकल और उसके तीरंदाज जागृत और सम्मन से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सके। उन्होंने अपने दुश्मनों की शक्ति का शीघ्रता से आकलन किया और संभव होने पर सबसे अधिक परेशान करने वाले दुश्मनों को मौके पर ही मार डाला या एक ही स्थान पर दर्जनों तीरों से उनके महत्वपूर्ण अंगों को घायल कर दिया। अचानक हुए हमले का फायदा उठाते हुए माइकल और उसके साथियों ने आमने सामने की लड़ाई को एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई में बदल दिया। माइकल की टुकड़ी के लिए एकमात्र नुकसान ये था कि उन्हें हर तीर की बौछार के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि माइकल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह अपने तीरंदाजों को पीकर तीरों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहा था, जो बैरक में सबसे महंगे तीरों में से एक थे। अगर उनके गोदामों में पड़े हुए पीकर न होते तो माइकल अपनी सेना को एलिमेंटल्स की गुफा में अपने पीछे आने की इजाजत नहीं देता। आखिरकार उसकी सेना अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि अकेले ही तीसरे स्तर के दुश्मनों का सामना कर सके। यहां तक कि एक शक्तिशाली दूसरे स्तर का अवेकेंट भी उसके लोगों के लिए मुसीबत बन सकता था। यहीं पर अत्यधिक भेदन क्षमता वाले पीकर काम आए। यहां तक कि माइकल को भी अकेले 50 से अधिक पीकरों के हमले को रोकने का भरोसा नहीं था। हो सकता है कि वह उनसे बच निकलने में सहज हो, लेकिन इतने सारे तीरों को रोकना तो थाओ के बस की बात नहीं थी। उसे डर था कि मेखास भी अपने जीवित कवच के साथ उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। पीकरों की शक्ति इतनी प्रबल थी। कुछ समय पहले माइकल ने कुछ हजार पीकर्स बनवाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए थे, लेकिन उसे अपने आर्चर सैनिकों को उन सभी से लैस करने में कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे पहले तो जरूरत पड़ने पर पीकर्स को उठाकर मरम्मत करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था, और सुरक्षा हमेशा बेहतर होती है, खासकर माइकल को हो रही उस अजीब सी अनुभूति के मद्देनजर। गहरी सांस लेते हुए माइकल ने अपने मन से नकारात्मक विचारों को यथासंभव दूर कर दिया। उसने एक के बाद एक तीर चलाकर एक कित्सुन योद्धा की छाती में वार किया। एक ऊर्जा तीर दूसरे कित्सुन समन की आंख में गहराई तक घुसा दिया और दूसरे स्तर के कित्सुन अवेकिन की कलाई और घुटने पर 3 तीरों की बौछार कर दी। इसके बाद माइकल ने उन्नत ऊर्जा वाले तीरों से लगातार शक्तिशाली हमले किए। उसने एक के बाद एक कित्सुन को मार गिराया, जब तक कि उनमें से आखिरी भी जमीन पर बेजान पड़ा नहीं रह गया। कुछ कित्सुन समन्स और अवेकेंड उसके वेनेगार्ड से भिड़ने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़ाई में मारा नहीं गया।
वेनेगार्ड्स ने अपनी संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाते हुए बारी बारी से हमले रोकते हुए अपनी जगह बदली और बर्सेरकर्स, वॉरियर्स और आर्चर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी। कुछ कित्सुन अवेकेंड के भारी प्रहार से उनके कवच और ढाल टूट गए, लेकिन यह एक छोटी सी समस्या थी। यह पैसों से जुड़ा मामला था जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता था। पहली लड़ाई खत्म होते ही सुरक्षा चौकी पर तैनात सभी अग्नि तत्व मुक्त हो गए। माइकल आगे बढ़ा और अपने होंठ खोलते हुए उसने अपनी पौराणिक अनुभूति की ड्रैगन शक्ति को उजागर किया। अपनी जाति को आजाद करो, बदला लो, या जो चाहो करो, उसने घोषणा की। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसने आगे कहा, लेकिन मेरे लोगों को छूना मत, वरना मैं उत्पत्ति विस्तार के अंत तक तुम्हारा पीछा करूंगा। जंजीरों में जकड़ा हुआ। हालांकि माइकल को यकीन नहीं था कि लेसर एलिमेंटल्स ओरिजिन एक्सपेंस की भाषा समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है या नहीं, फिर भी उसने उन्हें एक चेतावनी दी। अगर उसके शब्द पर्याप्त नहीं थे तो अंगूठी की ड्रैगन शक्ति निश्चित रूप से काफी खतरनाक साबित होगी। इसके अलावा माइकल और उसके लोगों ने ही लेसर एलिमेंटल्स को मुक्त कराया था। यही उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने और उनसे बदला लेने के लिए न आने का पर्याप्त कारण होना चाहिए। वे एलिमेंटल्स के संरक्षक थे, शत्रु नहीं। अग्नि तत्व भड़क उठे, लपटों ने उनके शरीर को घेर लिया और उनके सिर के ऊपर छत तक पहुंच गईं, फिर वे अपने पूर्व रूप में लौट आए। वे तत्वों की गुफा के गहरे हिस्सों की ओर मुड़े और माइकल और उसके साथियों को अनदेखा करते हुए अंदर घुस गए। लगता है हमें कुछ नए जासूस मिले हैं। हालांकि मुझे शक है कि ये चमकदार लपटों वाले जासूस हानिरहित होंगे। माइकल ने बुदबुदाते हुए अपनी मूल ऊर्जा फैलाई और कित्सुन के सुरक्षा चौकी की ओर बढ़ा। उसने सभी कित्सुन के शवों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया ताकि बाद में उन्हें निकाला जा सके। चाहे वो मेमोरी ऑर्ब्स हों, सोलर स्टार फ्रेगमेंट्स हों, सोलर ट्रेड सिंबल्स हों, समनिंग स्क्रॉल्स हों या कुछ और, माइकल कित्सुन लॉर्ड से जितना हो सके उतना हासिल करना चाहता था। यही कारण था कि टियारा, लिलिका और अन्य लोग मुख्य बस्ती में शिकार कर रहे थे ताकि चारा बनकर कित्सुन लॉर्ड को लुभा सकें। अगर वे पहले से ही मुख्य बस्ती में अवेकेंड और गार्ड्स का शिकार कर रहे थे और उन्हें विचलित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, तो बेहतर यही था कि वे उनके शवों को भी अपने साथ ले जाएं। अगर दुश्मन उन्हें दौलत बटोरने का मौका दे रहा हो तो वे सब कुछ क्यों न ले ले। लाशों और बाकी सभी कीमती चीजों को पीछे छोड़ देना क्या मूर्खता नहीं होगी। लेसर एलिमेंटल्स के पीछे पीछे जाकर उनकी सेना में शामिल होने के बजाय माइकल सुरक्षा चौकी में घुस गया। यह एक छोटी सी बैरक थी जहां एलिमेंटल्स की गुफा से प्राप्त उत्पादों को तब तक संग्रहित किया जाता था जब तक कि मुख्य बस्ती से संदेशवाहक उन्हें बिक्री के लिए ओरिजिन एक्सपेंस से बाहर लाने नहीं आ जाते। सामान एक गुप्त तिजोरी में रखा गया था। सौभाग्य से माइकल को तिजोरी तुरंत मिल गई और उसने आसानी से पासवर्ड डालकर उसे खोल दिया। यह पासवर्ड उसे उस कित्सुन से मिला था जो टियारा युद्ध शुरू होने से पहले उसके लिए लाई थी। कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र में सबसे पुराने कित्सुन अवेकेंड में से एक होने के नाते वह कित्सुन लॉर्ड के अधिकांश रहस्यों को जानता था, जिसमें उसके तिजोरियों के पासवर्ड भी शामिल थे। माइकल ने तिजोरी से निकाली गई वस्तुओं का अध्ययन करने में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन उनमें ज्यादातर मौलिक आत्मा के बीज और मौलिक क्रिस्टल थे। माइकल को ठीक यही चाहिए था। उसने क्रिस्टल और बीजों को अपने भंडार में रखा और अपनी टुकड़ी के साथ बैरक से निकल गया, उन छोटे मौलिक प्राणियों के पीछे पीछे जिन्हें उसने पहले मुक्त किया था। इसी दौरान माइकल ने अन्य 4 सुरंगों की स्थिति के बारे में अपडेट रहने के लिए कुछ छोटे संचार क्रिस्टल भी प्राप्त किए। मेरे स्वामी, हमने आपका आदेश पूरा कर दिया है। पहले सुरक्षा चौकी पर अचानक हमले से हमें कुछ छोटे एलिमेंटल्स को मुक्त करने और 2 दर्जन कित्सुन समन्स को मारने का मौका मिला। पीकर्स के दूसरे और तीसरे हमले के बाद हम 2 दर्जन चोकर्स को तोड़ने में कामयाब रहे, जिसके परिणामस्वरूप कित्सुन के खिलाफ एक जबरदस्त जीत हासिल हुई। अग्नि तत्वियों ने हमें उन 3 योद्धाओं का बदला लेने में मदद की जिन्होंने द्वितीय श्रेणी के कित्सुन जागृत से समूह के बाकी सदस्यों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने सम्मानजनक मृत्यु प्राप्त की। हम उनके बलिदान के लिए सदा आभारी रहेंगे। लघु तत्वी गुफा में और गहराई में चले गए हैं। हमारा मानना है कि या तो वे कित्सुन की जान लेने आए हैं या फिर वे अपने साथियों को बचाना चाहते हैं। दूसरी खोजी टीम की रिपोर्ट के बाद 3 और रिपोर्टें आईं जिनमें इसी तरह की घटनाओं का जिक्र था। माइकल को लगा कि वफादारी की कुछ कड़ियां पहले ही टूट चुकी थीं, लेकिन संचार क्रिस्टल के माध्यम से यही बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे जी मिचलाने लगा। क्या मैं कभी अपने लोगों की मौत को स्वीकार कर पाऊंगा? ओरिजिन एक्सपेंस में मौत आम बात है। युद्ध तो सामान्य है, फिर भी मैं इतना प्रभावित क्यों हो जाता हूँ? क्या मैं इतना कमजोर दिमाग वाला हूँ?
माइकल ने निराशा में सिर हिलाते हुए सोचा। उसने गुफा के चौराहे पर वापस जाकर सभी शवों को जमा करने और अन्य सुरक्षा चौकियों में मौजूद तिजोरियों को लूटने के बारे में सोचा, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया। माइकल को शवों को इकट्ठा करने और संसाधनों से भरी तिजोरियों को खाली करने की कोई जल्दी नहीं थी। इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसे अपने सामने आने वाली लड़ाइयों पर ध्यान देना चाहिए था। वे अभी तक एलिमेंटल्स गुफा के सबसे निचले हिस्से तक नहीं पहुंच पाए थे। चलो चलते हैं, माइकल ने संचार क्रिस्टल के माध्यम से आदेश दिया और फिर अपने लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे अगली गुफा की सुरंग में दाखिल हुए और अंदर की ओर गहराई में चले गए। जैसे जैसे उनका समूह एलिमेंटल्स की गुफा में आगे बढ़ता गया, रास्ता घुमावदार सीढ़ी की तरह नीचे की ओर जाने लगा। उनके कदमों की गूंज गुफा की सुरंग में गूंजती रही और उनके चारों ओर की मूल ऊर्जा तीव्र होती गई। एलिमेंटल्स के तत्वों से परिवर्तित मूल ऊर्जा उनके चारों ओर घूमने लगी, जिससे उनके शरीर में स्फूर्ति भर गई। तत्व संबंधी ऊर्जा सघन और भारी होती जा रही थी, जिससे माइकल को यह आभास होने लगा कि वह और उसकी टुकड़ियां तात्विक गुफा के रहस्यों के करीब पहुंच रही हैं। उनके चारों ओर की दीवारें और भी फैलती जा रही थीं, और हवा भारी होती जा रही थी। तात्विक गुफा में दीवारों पर नियमित अंतराल पर मंद रोशनी वाली क्रिस्टल मशालें टंगी हुई थीं, जो चट्टानी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थीं। इससे छोटे छोटे चमकीले क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे जो अंधेरे में तेजी से चमक रहे थे। माइकल ने एक क्षण के लिए नीचे गिरते हुए कुछ क्रिस्टलों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपने भीतर के अतिरिक्त लालच को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। हर कदम उन्हें एलिमेंटल गुफा की छिपी हुई दुनिया में और गहराई तक ले जाता था, घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए जो उन्हें सतह के और नीचे ले जाता था। आधे घंटे से अधिक समय बीतने के बाद माइकल को होश आया और उसने अपने संचार क्रिस्टल की मदद से अन्य इकाइयों की स्थिति का जायजा लिया। हालांकि कुछ खास नहीं हुआ। उन्हें एलिमेंटल्स केव में एलिमेंटल क्रिस्टल निकालने के लिए खोदे गए छोटे छोटे चौराहे मिले, लेकिन इसके अलावा कुछ भी खास नहीं था। गुफा की सुरंगों के अंत में तेज रोशनी दिखाई देने तक ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। अंततः वे एक और गुफा के गलियारे में पहुंचे, जहां माइकल की सेना की 5 इकाइयां लगभग एक साथ प्रकट हुईं। गुफा का हॉल पहले सुरक्षा चौकी वाले हॉल या प्रवेश हॉल से भी कहीं अधिक विशाल था। इसकी छत 20 मीटर से भी अधिक ऊंची थी और यह कई 100 मीटर लंबा और चौड़ा था। माइकल जिधर भी देखता, उसकी दृष्टि या तो जमीन से उगते क्रिस्टलों, छतों से लटकते क्रिस्टलों या दीवारों से निकलते क्रिस्टलों से भर जाती, या फिर मोटी क्रिस्टल की जंजीरों से दीवार पर जकड़े हुए एलिमेंटल्स पर केंद्रित हो जाती। ये एलिमेंटल छोटे एलिमेंटल से कहीं अधिक विशाल थे और इनकी प्राकृतिक शक्ति भी कहीं अधिक प्रबल थी। हालांकि ये कमजोर हो चुके थे और इनकी ऊर्जा का स्तर, जिसे माइकल महसूस कर सकता था, भी मंद पड़ गया था। भले ही ये पहले छोटे एलिमेंटल से कहीं अधिक शक्तिशाली रहे हों, लेकिन इनकी वर्तमान शक्ति का स्तर संभवतः छोटे एलिमेंटल से कम ही था। मौलिक क्रिस्टलों और विशालकाय तत्वों के अलावा माइकल को एक बहुत बड़ा सुरक्षा चौकी भी मिली। यह एक मोटे खंभे की तरह दिखती थी जो विशाल गुफा के केंद्र में स्थित थी। लगभग 1000 कित्सुन सम्मन और कुछ दर्जन कित्सुन अवेकेंड उस खंभे जैसी सुरक्षा चौकी के सामने खड़े थे। उनका पूरा ध्यान उन हजारों छोटे तत्वों पर था जिन्हें छोटे तत्वों के एक छोटे समूह पर हमला करने के लिए मजबूर किया गया था, वही छोटे तत्व जिन्हें माइकल और उसके साथियों ने पहले मुक्त किया था। माइकल उन छोटे तत्वों की मदद के लिए तुरंत जाना चाहता था जिन्हें उसने पहले मुक्त किया था, लेकिन अग्नि तत्वों से भरे युद्ध क्षेत्र में घुसना, जो बार बार विस्फोट कर रहे थे और कुछ सेकंड के लिए युद्ध क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को आग की लपटों में बदल रहे थे, लाभ से अधिक हानि पहुंचा सकता था। माइकल लापरवाही से कोई कदम नहीं उठा सकता था। उसने एक बार फिर विशाल गुफा के गलियारे का जायजा लिया और पाया कि कित्सुन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। या तो वे छोटे तत्वों की लड़ाई में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस ही नहीं हुई, या फिर उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि माइकल और उसके लोग तत्वों की गुफा में घुसपैठ कर चुके हैं और उन्होंने उन्हें मामूली खतरा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। जब माइकल ने बाद वाली बात के बारे में सोचा तो वह स्काउट टीम के अन्य नेताओं की ओर मुड़ गया। क्या एलिमेंटल्स की गुफा से निकले जागृत प्राणियों के बारे में कोई खबर है? क्या हमारे आक्रमण के बाद कोई गुफा में दाखिल हुआ? माइकल ने अपने वॉर रूम से कुछ संचार क्रिस्टल निकालने से पहले उनसे पूछा। हालात कैसे हैं? क्या वे लौट आए? माइकल ने पहले कम्युनिकेशन क्रिस्टल में पूछा, फिर वह टियारा और लिलिका के दल को फोन करने के लिए आगे बढ़ा। पीछे हटकर एलिमेंटल्स की गुफा को घेर लो। हमारे जासूसों पर नजर रखो। कुछ गड़बड़ हो सकती है।
फिर वह तीसरे संचार क्रिस्टल की ओर बढ़ा, वह क्रिस्टल जो उन्हें उनके घर से जोड़ता था, और आदेश दिया, अपने आसपास ध्यान दो। शायद मैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूं, लेकिन वन फुसफुसाने वालों को भेजो और प्रकृति आत्मा को सभी कार्यों को रोककर आसपास के क्षेत्र का यथासंभव निरीक्षण करने का आदेश दो। शत्रुता के गोले का खतरे का स्तर भी बढ़ाओ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि इसमें कितना खर्च आएगा, बस ये सुनिश्चित करो कि अगर कित्सुन हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत करे तो तुम उन्हें ढूंढ सको। माइकल को पूरा यकीन था कि कित्सुन लॉर्ड ने उसके हमले की भविष्यवाणी नहीं की थी। जब उसने मुख्य बस्ती में छलावा भेजा था तब गार्ड और अवेकेंड की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। कोई भी लॉर्ड उसके जैसे मामूली व्यक्ति को धोखा देने के लिए सैकड़ों अवेकेंड और हजारों लड़ाकू समन्स तैनात नहीं करेगा। अगर वह उसे धोखा देना चाहता तो कित्सुन लॉर्ड माइकल पर तब हमला कर सकता था जब वह ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर था, बजाय इसके कि कुछ कित्सुन समन्स और लेसर एलिमेंटल्स को उसकी सीमा के करीब भेजकर अपने अस्तित्व को प्रकट करे। इसके बावजूद माइकल को लगातार यह आशंका सता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने अपने लोगों को अपने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और चौकसी बरतने का आदेश दिया। सन डेमोस, उसके दानव बंदर, विशाल चीले और भारी कवच वाला हाथी भी अपने घर वापस लौट रहे थे। उसका क्षेत्र सुरक्षित था, अब बस उसे एलिमेंटल्स की गुफा में अपना काम पूरा करना बाकी था। गार्ड्स का पीछा करते हुए एलिमेंटल्स की गुफा के बाहर जागृत हुए स्काउट से कुछ ही क्षण बाद संचार क्रिस्टल बज उठा। हालांकि उसमें मौजूद संदेश ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए। गुफा की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड और अवेकेंड एलिमेंटल्स आराम कर रहे हैं और बियर पी रहे हैं। वे आधे घंटे पहले बस्ती में दाखिल हुए थे और तब से पी रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे सतर्क हैं, और न ही उन्हें इस बात की चिंता है कि बस्ती पर दोबारा हमला हो सकता है। स्काउट के संचार क्रिस्टल के सक्रिय होने के बाद लिलिका ने भी उसे एक संदेश भेजा। हम एलिमेंटल्स की गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और इसकी रक्षा करेंगे। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने हमें डंक मारा है और वह वापस अपने क्षेत्र में लौट जाएगी। अगर कोई हमला करता है तो हम किसी भी समय वास्प के साथ जगह बदल सकते हैं। चिंता मत करो और अपना मिशन पूरा करो। एलिमेंटल्स के संरक्षक बनना कित्सुन लॉर्ड का नाश करने से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। माइकल ने इस बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। गुफा में मौजूद एलिमेंटल्स को या तो क्रिस्टल चोकर्स के आगे झुकने की हिम्मत न होने के कारण वश में कर लिया गया था, या फिर उन्हें दीवारों से चिपका दिया गया था। लेकिन फिर भी उनके प्राकृतिक गुणों के कारण गुफा में एलिमेंटल क्रिस्टल विकसित हो गए थे। एलिमेंटल्स को अपने पक्ष में रखना युद्ध शक्ति और आर्थिक लाभ दोनों ही दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान साबित होगा। उसके आसपास के योद्धा भी वहां से जाने को तैयार नहीं थे। इसके विपरीत उनकी आंखें जीवंत थीं, अपने शत्रुओं को हराने, ऊर्जा के प्रवाह से बलवान बनने और माइकल को उसके क्षेत्र के विस्तार में हर तरह से सहयोग देने की तीव्र इच्छा से भरी हुई थीं। अगर सतह पर कुछ गड़बड़ दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना, ठीक है लिलिका? माइकल ने पूछा। कुछ ही देर बाद लिलिका ने हाँ कह दी, और यही बात माइकल को आगे बढ़ने के लिए काफी थी। उसने अपनी सेना को 2 समूहों में बांट दिया जो युद्ध क्षेत्र में इधर उधर घूमने लगे। वे दीवारों के करीब रहे और धीरे धीरे गुफा के केंद्र की ओर बढ़ते गए, जहां कित्सुन समन्स और अवेकेंड भी आगे बढ़ने लगे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से लेसर एलिमेंटल्स के बीच चल रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन पीछे की पंक्तियों में मौजूद कुछ अवेकेंड ने माइकल के लोगों की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देने का फैसला किया। हालांकि माइकल ने यह बात बहुत पहले ही जान ली थी। वह अपने समूह से अलग होकर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा और अपने पूरे शरीर को छोटे छोटे ग्लेशियरों से ढकने के लिए ग्लेशियर छोड़े, ताकि आसपास का तापमान बढ़ने पर भी उसका शरीर ठंडा रहे। उसने एक तीर को संकुचित किया और ज़ार्क को पीछे खींच लिया, और साथ ही युद्ध के मैदान की ओर बढ़ता गया। माइकल ने एक तीर छोड़ा जो हवा को चीरता हुआ गया, जिससे क्रिस्टल के एक चोकर का एक हिस्सा चकनाचूर हो गया और इस प्रकार एक और अग्नि तत्व मुक्त हो गया। अगले ही क्षण माइकल द्वारा युद्ध में लाए गए 210 तीरंदाजों ने एक साथ अपने तीर चला दिए, लेकिन उनका लक्ष्य लेसर एलिमेंटल्स के चोकर्स को तोड़ना नहीं था। नहीं, माइकल की सेना ने कित्सुन समन्स और अवेकेंड पर ध्यान केंद्रित किया। इसी बीच माइकल को युद्ध के मैदान में स्थिति को पलटने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कुछ मिनट दिए गए। युद्ध के मैदान में बचे हुए छोटे तत्वों को मुक्त करने के लिए केवल कुछ ही मिनट थे, इससे पहले कि उसके विषयों को कित्सुन सम्मन और जागृत द्वारा कुचल दिया जाए। हालांकि उसे बस कुछ मिनटों की ही जरूरत थी। वास्तव में माइकल को हजारों की संख्या में मौजूद वश में किए गए छोटे तत्वों को संभालने के लिए इससे कहीं अधिक समय चाहिए था।
लगभग 3000 छोटे तत्व अभी भी सम्मन के नियंत्रण में थे और लगभग 500 मुक्त छोटे तत्वों के खिलाफ लड़ रहे थे। माइकल की कृपा से गुलामी के बंधनों से मुक्त हुए लेसर एलिमेंटल्स ने अपने साथियों को अधीनता में जकड़े रखने वाले बंधनों को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह संख्यात्मक रूप से भारी कमी के बावजूद वे इतनी आसानी से पराजित नहीं हुए। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही माइकल ने अपने शरीर के चारों ओर ग्लेसिकल्स का आवरण और भी घना कर दिया। युद्ध क्षेत्र के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्सों में भीषण गर्मी और धधकती लपटों की उसे कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह सीधे उन पर टूट पड़ा। माइकल ने अपनी शक्ति को रोकने के बारे में जरा भी नहीं सोचा और अपने चारों ओर 6 शक्तिशाली ची तलवारें प्रकट कर दी। ची तलवारें उसके सिर के चारों ओर घूमने लगीं और माइकल द्वारा ऊर्जा के विस्फोट के साथ छोड़े जाने पर अत्यंत तीव्र गति से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ीं। ची तलवारें हवा को चीरती हुई छोटे तत्वों की गर्दन पर लगे क्रिस्टल के कवच को सटीक रूप से भेदती हुई आगे बढ़ीं और उनकी गर्दन को चीरती हुई आगे बढ़ गईं। माइकल ने कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एलिमेंटल्स को केवल उनके कोर को कुचलकर ही मारा जा सकता था, इसलिए उनके सिर और उनके चोकर को फोड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इसके विपरीत माइकल अपनी हर उन्नत ची ब्लेड से कई चोकर को उनके घुलने से पहले ही कुचल सकता था। वे किसी भी तरह से अपने सिर को फिर से उगा सकते थे। हर टूटे हुए चोकर के बदले माइकल और मुक्त हुए लेसर एलिमेंटल्स को एक और सहयोगी मिल जाता था। 6-6 के समूह में सटीक नियंत्रण और आह्वान के साथ माइकल ने आधे मिनट में लगभग 200 क्रिस्टल चोकर तोड़ दिए। ये बेहद तेज था, लेकिन माइकल के लिए काफी नहीं था। दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी और वह अपने साथियों पर भारी दबाव महसूस कर सकता था। उनकी वफादारी की कड़ियां अपने क्षेत्र और स्वामी को गौरव दिलाने के लिए एक प्रबल जुनून से भरी हुई थी, अपने अस्तित्व और क्षेत्र के विस्तार के लिए लड़ने के लिए। लेकिन साथ ही माइकल उनके आपसी जुड़ाव के माध्यम से उनके दिलों और वफादारी की कड़ियों में थोड़ी सी चिंता भी महसूस कर सकता था। टियारा 1 एल्फ साहसी और माइकल के बिना दुश्मन को हराना इतना आसान नहीं था। उन्हें अपने दुश्मनों को स्वयं घायल करना था और उन्हें अंतिम प्रहार भी स्वयं ही करना था। पूरे युद्ध के दौरान कोई शक्तिशाली सहयोगी उनका साथ नहीं दे रहा था। माइकल को आभास हो गया था कि उसकी सेना अभी अपनी चरम अवस्था में नहीं है, लेकिन यह तो स्वाभाविक ही था। उसे अभी भी अपनी सैन्य टुकड़ी के उपकप्तानों और टीम लीडरों को प्रशिक्षित करना था। सैनिक फिलहाल उसके आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन माइकल युद्ध के मैदान में उनके मनोबल को बढ़ाने और सटीक आदेशों से उन्हें शांत करने के लिए उनके साथ मौजूद नहीं था। इसलिए माइकल ने लगातार उन्नत ची ब्लेड छोड़ते हुए अपनी हथेली से एक मोटा सुनहरा निष्कर्षण धागा भी निकाला। ये धागा उसके आसपास मौजूद सबसे नजदीकी क्रिस्टल चोकर की ओर बढ़ा और उसके अंदर मौजूद घटकों को एक एक करके खींचता चला गया। पहले चोकर के हजारों टुकड़ों में बिखरने के बाद माइकल ने कुछ देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अपना ध्यान अगले लक्ष्य पर केंद्रित किया और चोकर के एक खास हिस्से को निकालने की कोशिश की, वह हिस्सा जो पूरे चोकर को एक साथ जोड़े रखता था। जैसे ही एक छोटा सा लाल दाना निकाला गया, चोकर तुरंत बिखर गया। माइकल के लिए अपनी रणनीति बदलने के लिए ये काफी था। उसने उन्नत ची तलवारें बनाना बंद कर दिया। इसके बजाय माइकल ने 2 कार्यों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए अपना निष्कर्षण गुंबद खोला। पहला, हवा में मौजूद मूल ऊर्जा को निकालना और दूसरा, क्रिस्टल चोकर के भीतर छिपे लाल दाने को निकालना। माइकल ने आसपास से प्राप्त ऊर्जा से अधिक ऊर्जा खर्च किए बिना निष्कर्षण गुंबद को यथासंभव विस्तारित किया। फिर वह निष्कर्षण गुंबद के चमत्कार को दिखाने के लिए सीधे लघु तत्वों की सेना की ओर बढ़ा। माइकल के गुजरने के बाद दर्जनों चोकर चूर चूर होकर अनगिनत टुकड़ों में जमीन पर गिर पड़े। उसने अपने निचले शरीर पर संवर्धन की कई परतें छोड़ी और जमीन पर लात मारकर अपने चारों ओर भड़कती भयंकर आग के बीच एक चमक में बदल गया। पहले ही मिनट में सैकड़ों छोटे एलिमेंटल्स मुक्त हो गए और 3 मिनट के भीतर इनकी संख्या आसानी से 1500 से अधिक हो गई। इसके बाद मुक्त हुए छोटे एलिमेंटल्स ने अपने वश में किए गए साथियों पर आक्रमण कर दिया और अधिकांश अवरोधों को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। माइकल ने डोम ऑफ एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके अंतिम कुछ अवरोधों को तोड़ा, फिर उसने डोम का आकार छोटा कर दिया। उसने हवा में मौजूद ऊर्जा को खींचकर अपनी ओरिजिन ऊर्जा भंडार को फिर से भर लिया और फिर उसने लेजेंडरी रिंग आर्टिफैक्ट की पूरी ड्रैगन शक्ति को एक बार फिर से उजागर कर दिया। उसकी आंखें सुनहरी चमक उठी और वह अपने चारों ओर मौजूद छोटे तत्वों की ओर मुड़ा, फिर जोर से चिल्लाया, हमला करो। लघु तत्वियों ने ड्रैगन के तीव्र दबाव को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया जब माइकल उन शत्रुओं की ओर अग्रसर हुआ जिन्होंने उन्हें सदियों से प्रताड़ित किया था।
क्रोध और प्रतिशोध की तीव्र इच्छा ने उनके पूरे अस्तित्व को भर दिया और वे अपने उद्धारकर्ता का अनुसरण करते हुए अगले युद्ध क्षेत्र की ओर अग्रसर हो उठे। माइकल को उम्मीद थी कि उसके लोग कित्सुन समन्स और अवेकेंड के सामने 3 मिनट से ज्यादा टिक पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सेना ने विभिन्न औषधियों और पीकरों का लाभ उठाकर कई दुश्मनों को मार गिराया। फिर भी माइकल की सेना अवेकेंड जितनी शक्तिशाली नहीं थी, जिन्हें कई वर्षों का अनुभव और अपने युद्ध मंत्रों को निखारने का समय मिला था, या कित्सुन समन्स जितनी शक्तिशाली नहीं थी, जो कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र में वर्षों से, बल्कि पूरे 1 दशक से मौजूद थे। तीसरे स्तर पर भले ही केवल 2 दुश्मन हो, लेकिन युद्ध के पहले कुछ मिनटों में ही दर्जनों योद्धाओं और शूरवीरों को मार गिराने के लिए ये काफी था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। कित्सुन होने के नाते उनकी कमजोर शारीरिक बनावट और मात्र 1 स्टार और 2 स्टार सोल ट्रेड्स के कारण वे निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थे। फिर भी उनके उच्च स्तरीय, उच्च श्रेणी के आर्टिफैक्ट्स और अनुभव ने उनकी कमियों को कुछ हद तक पूरा कर दिया। कम से कम वे पहले और दूसरे स्तर के कई समन्स का सामना कर सकते थे, कम से कम शुरुआत में तो उन्हें ऐसा ही लगा था। माइकल की सेना कित्सुन समन्स और अवेकेंड के अनुमान से कहीं अधिक मजबूत थी। योद्धाओं, शूरवीरों, अग्रिम पंक्ति के सैनिकों और जादूगरों ने यह सुनिश्चित किया कि तीरंदाजों को पूरी तरह से सुरक्षा मिले और वे लगातार पीकरों की बौछार करते रहे, जिसके चलते माइकल की सेना में कहीं अधिक सैनिक मारे गए। उच्चतम स्तर के बरसेरकर्स और नाइट्स ने तीसरे स्तर के अवेकेंड को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें भरोसा था कि माइकल जल्द ही उनकी मदद के लिए आएगा और वे बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश उनमें से कुछ फिर भी मारे गए। माइकल ने अपने शरीर में 300 से अधिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, लेकिन इससे उसे खुशी नहीं मिली। आखिरकार वह ये भी महसूस कर सकता था कि वफादारी की 50 से अधिक कड़ियां टूट चुकी थीं। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने किसी भी युद्ध में इतने योद्धाओं को खोया हो। मिनोटॉर के साथ लड़ाई में भी इससे कम हताहत हुए थे, लेकिन माइकल जानता था कि यही युद्ध का सार है। उन्होंने भविष्य में अपने साथियों को खोने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। माइकल ने शायद खुद से कहा होगा कि वह सबकी रक्षा करेगा, लेकिन क्या यह संभव भी था? उसकी शक्ति जितनी बढ़ती, उसका क्षेत्र उतना ही फैलता, माइकल को उतने ही अधिक समन्स और योद्धा मिलते। ओरिजिन एक्सपेंस में होने वाली लड़ाइयों का खतरा बढ़ता ही जाता, और एक समय ऐसा आता जब वह एक बड़े युद्ध में हजारों लोगों को खो देता। ये होना तय था, भले ही माइकल को ये सोचना अच्छा न लगता हो। दरअसल वह अपने लोगों को किसी खतरनाक युद्ध में नेतृत्व करने के विचार से ही घृणा करता था। वह दर्जनों ऐसे युद्ध लड़ने की बजाय, जिनमें जीत के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ता, एक ऐसा युद्ध लड़ना पसंद करता जिसमें निश्चित जीत हो। दुर्भाग्य से ये केवल एक ख्वाब था और वास्तविकता में ऐसा कभी नहीं हो सकता था। वास्तविकता क्रूर थी और माइकल जानता था कि उसे किसी भी समय सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि अब जब माइकल ने सबसे बड़े दुश्मन वश में किए गए छोटे तत्वों से उसकी सेना को होने वाले अज्ञात खतरे को खत्म कर दिया था, तो वह पहले टियर 3 अवेकेंड के बगल में प्रकट हुआ। वह पहले से ही सीमित था और कई घावों से ढका हुआ था, जिससे माइकल को तेजी से प्रतिक्रिया करने का मौका मिला। उसने एक विशाल हिमखंड प्रकट किया, उसे तलवार का आकार दिया और प्रबलित तलवार ऊर्जा और संवर्धन का उपयोग करके हिमखंड तलवार को ढक दिया। प्रबलित तलवार ऊर्जा की पूरी क्षमता का कुछ समय बाद पहली बार उपयोग हुआ। इसने हिमखंड तलवार की तीक्ष्णता और मजबूती को बढ़ा दिया, साथ ही एक चांदी की परत भी बना दी जिसे विस्फोट के साथ दुश्मन के शरीर में छोड़ा जा सकता था। और माइकल ने ठीक यही किया। ग्लेसिकल तलवार अत्यंत तीव्र गति से निकली। इसने कित्सुन अवेकेंड के आधे टूटे कवच को चीरते हुए उसकी बगल में गहराई तक वार किया, इससे पहले कि कित्सुन के शरीर के भीतर प्रबलित तलवार ऊर्जा की परत मुक्त हो जाए। प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे बांध दिया गया था। कित्सुन अवेकेंड ने जल्दबाजी में अपनी 2 स्टार सोल ट्रेड का प्रयोग किया। उसकी आंखें एक क्षण के लिए चांदी की तरह चमक उठीं, जिससे माइकल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे लगा कि कोई अशुभ उपस्थिति उसकी आत्मा में गहराई से देख रही है। हालांकि कित्सुन अवेकेंड के सोल ट्रेड का प्रभाव अधिक देर तक नहीं रहा। माइकल पर इसका न के बराबर ही असर हुआ, क्योंकि उसने वाइवेंटूथ स्पीयर को ग्लेसिकल स्वॉर्ड में गहराई तक घुसा दिया, जिससे स्वॉर्ड क्यूई के मुक्त होने के साथ ही वह बर्फीली धुंध में बिखर गई। उसके सामने खड़ा कित्सुन अभी मरा नहीं था, लेकिन माइकल को ये जानने के लिए चिकित्सक होने की आवश्यकता नहीं थी कि जागृत प्राणी मृत्यु के कगार पर था। माइकल के एक बरसेरकर ने अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, जिससे जागृत कित्सुन की हालत और बिगड़ गई। युद्ध कुल्हाड़ी का ब्लेड कित्सुन के कंधे में सटीक रूप से घुस गया, जिससे कंधा जागृत प्राणी के शरीर से अलग हो गया।
माइकल ने ये देखकर मुंह फेर लिया क्योंकि वह समझ गया था कि तीसरे स्तर के जागृत योद्धा के विरुद्ध लड़ाई समाप्त हो चुकी है। कित्सुन को घेरे हुए शूरवीरों और बरसेकरों ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया। उन्होंने अपने हथियारों से वार किया, उसे चीर डाला और मार डाला। अब उसे दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बजाय माइकल आगे बढ़ सकता था। उसने अपने निचले शरीर को और मजबूत करना जारी रखा ताकि वह आसपास के वातावरण में तेजी से आगे बढ़ सके। उसके चारों ओर 5 स्पिरिट विप प्रकट हुए और वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह किसी शक्तिशाली जागृत प्राणी के पास से गुजरता, वह स्पिरिट विप से उस पर प्रहार करता। जब उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह उनका गला काट सके, तो वह उनके महत्वपूर्ण अंगों को चीर देता और फिर थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन शक्ति से उनके शरीर में प्रवेश कर जाता। माइकल ने उनकी मूल ऊर्जा और जीवन शक्ति को छीन लिया, जिसके बाद कित्सुन जनजाति ने अपने अस्तित्व के लिए जी जान से लड़ना शुरू कर दिया। उनके पहले के अति आत्मविश्वास या उपहास का कोई निशान बाकी नहीं बचा था। उन सभी के मन में केवल भय और निराशा का भाव था। वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन यही बात उनके पीड़ितों के बारे में भी कही जा सकती है। एलिमेंटल्स ने कभी भी मारे जाने और यातना सहने की इच्छा नहीं जताई थी। तत्वों के क्रोध को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उन्हें जीवित रहने की परवाह नहीं थी और वे यथासंभव अधिक से अधिक कित्सुन को समाप्त करने के लिए स्वयं को बलिदान करने को तैयार थे। भले ही अधिक से अधिक शत्रुओं को मार गिराने के बाद उनका जीवन समाप्त हो जाए, वे संतुष्ट होंगे। लेकिन चूंकि वहां 3000 से अधिक छोटे तत्व मौजूद थे और माइकल की सेना में 1500 योद्धा थे, इसलिए 1000 कित्सुन सम्मन और कुछ दर्जन जागृत प्राणियों को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाते हुए कित्सुन को एक एक करके खत्म कर दिया, जबकि माइकल ने अपनी पूरी शक्ति शक्तिशाली जागृत प्राणियों को नष्ट करने पर केंद्रित कर दी। लेसर एलिमेंटल्स के माइकल के पक्ष में शामिल होने के तुरंत बाद युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से माइकल के 51 समन्स के लिए बहुत देर हो चुकी थी। माइकल और उसके साथी इस नुकसान से दुखी थे, लेकिन सभी जानते थे कि युद्ध के मैदान में ऐसा हो सकता है। मृत्यु हमेशा युद्ध के मैदान के आसपास मंडराती रहती है, इसलिए यह कोई नया अनुभव नहीं था, लेकिन यह ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे आसानी से तालमेल बिठाया जा सके। अपने साथियों की मृत्यु देखना कभी आसान नहीं होता। लड़ाई खत्म होने के बाद माइकल ने देखा कि छोटे एलिमेंटल्स अलग अलग हो गए। उनमें से ज्यादातर बड़े एलिमेंटल्स की ओर दौड़े ताकि उन्हें दीवारों से जकड़ने वाली क्रिस्टल की जंजीरों को तोड़ सकें। वहीं बाकी बचे हुए एलिमेंटल्स एक खंभे जैसे दिखने वाले सुरक्षा चौकी में घुस गए। वे और दुश्मनों को मारने के लिए निकले थे क्योंकि उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। माइकल भी उनके पीछे गया ताकि छोटे एलिमेंटल्स सब कुछ नष्ट न कर दें। आखिरकार वह इस मंजिल पर स्थित सुरक्षा चौकी में मौजूद गोदाम को लूटना चाहता था। लघु तत्वियों को उनके पीछे आने से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने माइकल के आगे बढ़कर अनादर करने के बजाय उसके ठीक पीछे चलना सुनिश्चित किया। माइकल को एलिमेंटल्स की संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, लेकिन वह ये समझ सकता था कि वे भी बाकी सभी की तरह ही बलवानों का सम्मान करते थे। उसने गोदाम को लूटा और कुछ अन्य चीजें अपने वॉर के भंडार में रख ली। फिर उसने लेसर एलिमेंटल्स को इशारा किया। अब जब उसे अपनी मनचाही चीज मिल गई थी, तो वे सब कुछ नष्ट करने के लिए स्वतंत्र थे। वह सुरक्षा चौकी से निकला तो देखा कि उसके लोगों ने उसके लिए सभी शवों को इकट्ठा कर रखा था। उन्होंने छोटे तत्वों द्वारा मारे गए जले हुए कित्सुन और उनके द्वारा मारे गए कित्सुन में कोई भेद नहीं किया और उन सभी को एक विशाल शवों के ढेर में डाल दिया। ढेर के ऊपर पड़े एक अवेकेंड और एक कित्सुन समन के जले हुए शवों को देखकर माइकल थोड़ा उत्सुक हो गया। उसके मन में कहीं ये बात आई कि शवों को फेंकने के बजाय रख लेना चाहिए। इसलिए उसने दोनों शवों पर एक्सट्रैक्शन का प्रयोग किया, जिससे उसे मुट्ठी भर समनिंग स्क्रॉल, दर्जनों सोलस्टार फ्रैगमेंट और बहुत कुछ प्राप्त हुआ। क्या सहयोगियों के साथ की गई लड़ाइयां भी योगदान मानी जाती हैं? क्या इच्छा अब लघु तत्वों को मेरा सहयोगी मानती है, या यह इसलिए है क्योंकि मैंने उन्हें बचाया? माइकल ने ये पुष्टि करने के बाद आश्चर्य व्यक्त किया कि न तो उसने और न ही उसके किसी साथी ने उन दो शवों को कोई घाव पहुंचाया था जिन्हें उसने अभी अभी निकाला था। उसे यह एहसास हुआ कि कित्सुन समन्स और अवेकेन से उसे वही लूट मिलेगी जो उसे आमतौर पर तभी मिलती थी जब वह या उसके साथी उस विशेष लड़ाई में योगदान देते थे। यह एक दिलचस्प खोज थी, लेकिन अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मैं राक्षसों और जंगल अभियान के उन सदस्यों को लूट सकता था जिन्हें राक्षसों के झुंड और रक्तशपथ दानव बंदरों ने मार डाला था। तो मैंने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि इच्छाशक्ति कैसे काम करती है? क्या वह मेरे कार्यों को युद्ध में योगदान मानती है,
या क्या इच्छाशक्ति लघु तत्वों को मेरा सहयोगी मानती है क्योंकि हमने एक ही दुश्मन से लड़ाई लड़ी थी? या ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने एक दूसरे को अस्थायी सहयोगी माना था क्योंकि हमने एक दूसरे से लड़ाई नहीं की थी? हालांकि मैंने उनके गले में जकड़न तोड़ने के लिए उनके सिर फोड़ दिए थे। माइकल ने कित्सुन के शवों को एक तरफ रख दिया और फिर करीने से रखे गए मानव और एल्फ समन्स के शवों की ओर बढ़ा। उनके शवों को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक गहरी आह भरी और उदासी की लहर उसके भीतर समा गई। मेरे प्रभु, दुखी मत होइए। वे नहीं चाहेंगे कि आप दुखी हों, बल्कि हमें उन पर गर्व होना चाहिए। आज जितने भी लोग शहीद हुए, उन्होंने अपने साथियों, अपने दोस्तों और घर पर अपने नए परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान दी। एक पुराने बरसेरकर ने कुछ अनौपचारिक लहजे में लेकिन सम्मानपूर्वक कहा। वह एक सच्चा योद्धा था जिसके पास ओरिजिन एक्सपेंस में मरने से पहले का बहुत अनुभव था। एक युवा नाइट बरसेरकर के पक्ष में आया और बूढ़े बरसेरकर के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए कहा, वे बहादुर और वफादार थे। उनकी मृत्यु सम्मानजनक थी। यहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि जब हमने एलिमेंटल्स की गुफा पर कब्जा करने के आपके अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया था तो हम क्या मांग रहे थे। आप पहले तो हमें इस लड़ाई में अपने साथ नहीं लाना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने अनुरोध किया। इसीलिए हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे। पृथ्वी तत्व के जादूगर ने सहमति जताते हुए अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम जानते हैं कि एलिमेंटल्स की युद्ध क्षमता कितनी मूल्यवान है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तत्व के क्रिस्टल और बीज भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होंगे। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अपने लोगों से कहा था कि एलिमेंटल्स की गुफा खतरनाक है और वह अकेले ही गुफा पर हमला करना ज्यादा सुरक्षित समझेगा। लेकिन उसके साथियों ने उससे विनती की कि वह उन्हें भी साथ ले जाए। जब उनका स्वामी अपनी जान जोखिम में डाल रहा था तो वे घर पर बैठे नहीं रहना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें कठिन विरोधियों के खिलाफ असली युद्ध का अनुभव चाहिए था और वे चाहते भी थे न कि वह थोड़ा बहुत अनुभव जो उन्होंने जंगली जंगल में कमजोर राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में हासिल किया था। उन्हें असली लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करना था और माइकल जानता था कि यही कड़वा सच है। जेंटिका साम्राज्य भी उनके और मजबूत होने का ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। साम्राज्य बहुत लंबे समय से चुप था। अगले कुछ महीनों में कुछ न कुछ जरूर होगा। माइकल और बाकी सभी को इसका एहसास था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। बस जब मैं कहूँ तो पीछे हट जाना, माइकल ने कहा। वह इस बात से खुश था कि उसके समन्स उसके क्षेत्र के लिए लड़ने को तैयार थे, लेकिन साथ ही वह थोड़ा अनिश्चित भी था कि कित्सुन क्षेत्र के साथ मुठभेड़ से कहीं अधिक खतरनाक और अप्रत्याशित घटना होने पर क्या करना है। अपने मन से शंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए माइकल ने छोटे तत्वों की ओर रुख किया। उनमें से कुछ ने उसकी ओर मुड़कर इशारा किया, फिर अपनी गर्दनें झुकाकर उन जंजीरों की ओर इशारा किया जिनसे बड़े तत्व दीवारों से जकड़े हुए थे। चूंकि मैं यहाँ हूँ ही तो क्यों न तुम सबको भी मुक्त कर दूं, माइकल बड़बड़ाते हुए पहले बड़े एलिमेंटल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह क्रिस्टल चेन के करीब पहुंचा, उसकी हथेली से एक सुनहरी ऊर्जा की धारा बहने लगी। छोटे एलिमेंटल पीछे हट गए, जिससे उसे अपना काम पूरा करने के लिए और जगह मिल गई। उसने अपनी हथेली क्रिस्टल की जंजीर पर रखी और धीरे धीरे उसे तोड़ने के लिए एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करने लगा। दाने के आकार के लाल क्रिस्टल से जुड़े चोकर्स के विपरीत क्रिस्टल की जंजीरें अलग थीं। चोकर्स का इस्तेमाल छोटे तत्वों को वश में करने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। हालांकि जंजीर का मुख्य काम उन्हें रोकना था। क्रिस्टल की जंजीर ज्यादातर उसी लाल क्रिस्टल से बनी थी जिसका इस्तेमाल चोकर में किया गया था, लेकिन ये जंजीर का मुख्य घटक नहीं था। माइकल ने मुख्य घटक का पता लगाने में 10 मिनट से अधिक समय बिताया। सतह पर खुदी हुई कई नक्काशी वाली एक छोटी प्लेट को निकालने के बाद ही जंजीर टूटी और विशाल एलिमेंटल मुक्त हुआ। विशालकाय एलिमेंटल जमीन पर गिर पड़ा। वह कमजोर था और मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। सैकड़ों एलिमेंटल विशालकाय एलिमेंटल के चारों ओर एकत्रित हो गए। उनके ज्वलंत शरीर से भीषण गर्मी निकल रही थी क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को फाड़कर विशालकाय एलिमेंटल को श्रद्धांजलि के रूप में और उसे शक्ति प्रदान करने के साधन के रूप में अर्पित कर दिया। प्रत्येक एलिमेंटल ने अपने शरीर और शक्ति का एक हिस्सा बड़े एलिमेंटल को मजबूत करने के लिए बलिदान कर दिया। ये देखकर माइकल काफी हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। नई ऊर्जा से भरकर विशालकाय एलिमेंटल का आकार धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे ही विशालकाय अग्नि एलिमेंटल की ज्वालाएं तेज हुई, उसका आकार कई गुना बढ़ गया। माइकल के सामने एक जलता हुआ दैत्य प्रकट हुआ जो अपनी अपार शक्ति से उस पर हावी हो रहा था।
उसकी उपस्थिति भारी थी और उसकी ज्वालाएं बेहद गर्म थीं। हालांकि ग्लेशियरों की एक परत ने उसे घेर लिया जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि आग उसे जला न सके। जब भी ग्लेशियर पिघलने लगते, वे फट जाते और बर्फीली धुंध छोड़ते, जिससे कुछ समय के लिए तापमान में भारी गिरावट आ जाती। विशालकाय एलिमेंटल एक पैर पर घुटने टेक कर बैठ गया और अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर दबाया। धधकते विशालकाय एलिमेंटल ने कुछ सेकंड के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और फिर अपना शरीर ऊपर उठा लिया। कुछ लोग इस क्रिया को समर्पण का संकेत मान सकते हैं, लेकिन माइकल को लगा कि यह सम्मान का प्रतीक है और धधकते विशालकाय तत्व द्वारा उसे और छोटे तत्वों को बचाने के लिए धन्यवाद देने का तरीका है। धधकते विशालकाय तत्व ने अपना हाथ हिलाया, जिससे टिमटिमाती हुई लपटें निकलीं जिन्होंने हवा में अक्षर बना दिए। माइकल ने कुछ कदम पीछे हटकर ऐसा किया ताकि पत्रों को देखने के चक्कर में उसकी गर्दन न मुड़ जाए। यह मूल भाषा में नहीं लिखा गया है। माइकल ने चिट्ठियां देखते ही सबसे पहले यही बात नोटिस की, लेकिन इस बात पर गहरी चिंता जताने के बजाय कि अगर धधकते विशालकाय तांत्रिक के लिए मूल भाषा बोलना या लिखना संभव न होता तो संवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता, माइकल मुस्कुरा उठा। ये सोचकर खुशी होती है कि मैं इसका इस्तेमाल इतनी जल्दी कर पाऊंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं, है ना? माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने नॉलेज विस्प से सीखी हुई भाषाओं में से एक में बात करना शुरू कर दिया। आखिरकार पिलोक की लाइब्रेरी में बरसेरकर चीफेटेन से प्राप्त की गई किताबें काम आ गईं। अग्नि जनजाति के बैरन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम माइकल फैंग है और मुझे खुशी है कि मैं आप महसूस कर सकता हूं कि हमारी महारानी अभी भी यहाँ है। कृपया उन्हें हर हाल में बचाएं, भले ही इस प्रक्रिया में आपको बचे हुए तत्वों का नरसंहार करना पड़े। माइकल कुछ मिनटों से धधकते विशालकाय तात्विक से संवाद कर रहा था। उसे कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुईं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उसे अभी पता चली, एक तात्विक महारानी गुफा में कैद थी। उसने अपने सामने हवा में चमकते हुए अक्षरों को पढ़ा और पाठ के अंतिम भाग तक पहुंचते ही लगभग अपने विचारों को जोर से बोल दिया। अरे यार, शांत हो जाओ। मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। वह आखिर कहाँ है? मुझे गुफा के अंदर जाने वाली कोई सुरंग दिखाई नहीं दे रही है, माइकल ने थोड़ा उलझन में पड़ते हुए पूछा। जिस पहले कित्सुन को उसने मारा था, उसकी यादों के अनुसार वहां न तो कोई एलिमेंटल एम्प्रेस थी और न ही गुफा में और नीचे जाने का कोई रास्ता था। कित्सुन की यादों ने उसे बताया कि यह गुफा का सबसे निचला हिस्सा था। मैं खंभे के नीचे से उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। धधकते विशालकाय तत्व ने सुरक्षा चौकी की ओर इशारा किया, जो माइकल के लिए सुरक्षा चौकी की ओर बढ़ने का पर्याप्त कारण था। उसने अपने पीछे अपनी सेना के कदमों की गूंज सुनी और रुक गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसके बुलाए हुए सैनिक अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे। वे थोड़े थके हुए थे, लेकिन पूरी तरह से हारे नहीं थे। दुर्भाग्य से अभी कोई दुश्मन नहीं था जिससे निपटना पड़े। अगर कित्सुन लॉर्ड के लिए काम करने वाले सबसे पुराने जागृत लोगों में से एक को भी एलिमेंटल एम्प्रेस के बारे में पता नहीं था, तो उसे शक था कि कित्सुन लॉर्ड ये जानकारी किसी और के साथ साझा करने को तैयार होंगे। आखिरकार एलिमेंटल एम्प्रेस के अस्तित्व को छिपाना ही सबसे अच्छा तरीका था, ये सुनिश्चित करने का कि अगर कभी एलिमेंटल्स की गुफा पर हमला भी हो जाए तो भी कोई उसे ले न जा सके, और आज ठीक यही हुआ। लेकिन धधकते विशालकाय तत्व इस तथ्य को जानते थे, और माइकल भी, अब जब उसे यह जानकारी मिल गई थी। एक मौलिक महारानी, अद्भुत, माइकल ने मन ही मन कहा। एक मौलिक महारानी अत्यंत मूल्यवान होंगी। सबसे महान मौलिक समाज मौलिक सम्राटों और मौलिक साम्राज्यों के कारण ही अस्तित्व में आए। किसी तत्ववादी महारानी या सम्राट का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि वे सभी तत्वों पर नियंत्रण रखते थे। उनका एक मुख्य तत्व होता था जिसमें वे निपुण होते थे, लेकिन वे सभी तत्वों को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सकते थे। इसके अलावा तत्ववादी महारानियों और तत्ववादी सम्राटों में किसी भी प्रकार के तत्व को आधार बनाकर तत्ववादी जीवों के मूल का निर्माण करके अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाने की जन्मजात शक्ति होती थी। कित्सुन के उस कमीने ने हमारी महारानी को जन्म के समय ही पकड़ लिया था। उसने उन्हें आत्मा समझौते में जकड़ लिया। हमें समझौते की शर्तें नहीं पता। कृपया उन्हें बचा लीजिए, चाहे इसके लिए हम सभी को कुर्बान करना पड़े। हम उन्हें किसी भी कीमत पर मरने नहीं दे सकते, चाहे इसके लिए हम सभी को अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उन्हें बचा लीजिए। माइकल ने कुछ पल के लिए अपने साथियों को देखा और उसके सामने हवा में नए शब्द प्रकट हुए। धधकते विशालकाय तत्व बेचैन था और बिल्कुल भी धैर्यवान नहीं था। माइकल को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह तत्व बार बार सबकी मृत्यु के बारे में क्यों बात कर रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वह बार बार इसका जिक्र करके सबकी मृत्यु को साकार करने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, माइकल ने कहा, और उनका ध्यान एक बार फिर अपने लोगों पर केंद्रित हो गया। मेरा पीछा करने के बजाय क्यों न तुम अपनी ऊर्जा और उत्साह का उपयोग करके मौलिक क्रिस्टल इकट्ठा करो। उसने सैकड़ों चांदी के कुल्हाड़े उठाते हुए अपनी सेना से पूछा। कुल्हाड़ियां उसके सामने गिरीं, जिससे एक बड़ा ढेर बन गया जिसे देखकर समन्स अविश्वास और अनिश्चितता के मिले जुले भाव से घूरने लगा। वे उससे लड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े थे, न कि दुश्मन के इलाके में मजदूर बनकर रह जाने के लिए। लेकिन माइकल से शिकायत करने के बजाय वे आगे बढ़ने लगे। एलिमेंटल गुफा बहुत विशाल थी और हर जगह एलिमेंटल क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे। इनकी कटाई से इलाके को आगे बढ़ाने में जरूर मदद मिलेगी। दुर्भाग्य से इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर भी सम्मन आगे बढ़ने लगा। माइकल ने सुरक्षा चौकी की ओर रुख किया, जहां धधकते विशालकाय तत्व पहले से ही खड़ा था और लकड़ी के प्रवेश द्वार को जला रहा था। तत्व सुरक्षा चौकी में प्रवेश कर गया, उसका शरीर प्रज्वलित होकर उन सभी चीजों को नष्ट करने के लिए तैयार था जिन्हें छोटे तत्व अभी तक नष्ट नहीं कर पाए थे। माइकल तेजी से उसके पीछे पीछे गया। उसने सुरक्षा चौकी में प्रवेश किया और धुएं को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन को छोड़ दिया, क्योंकि वह धुएं को अंदर लेने वाला था। सब कुछ जला देने से शायद एलिमेंटल्स पर कोई असर न पड़े, लेकिन माइकल एक इंसान था। उसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। सुरक्षा चौकी में प्रवेश करने के बाद माइकल धधकते विशालकाय तत्व के करीब पहुंचा, जो दर्जनों छोटे तत्वों से घिरा हुआ था। लघु दैत्यों ने एक साधारण सी दिखने वाली किताबों की अलमारी पर प्रचंड लपटें छोड़ी। अलमारी को राख में बदल जाना चाहिए था, फिर भी वह खड़ी रही। वह जरा भी गर्म नहीं हुई और अपने चारों ओर फैली भीषण आग के बावजूद अछूती रही। जब लघु तात्विकों की ऊर्जा समाप्त हो गई तो ज्वालाएं भी गायब हो गईं। भयंकर ज्वालाओं और झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद, लकड़ी की बनी होने के बावजूद किताबों की अलमारी में आग नहीं लगी। आग बुझने के बाद प्रचंड विशालकाय तांत्रिक ने अपना काम शुरू किया। उसने भी लघु तांत्रिकों की तरह ही भयंकर ज्वालाएं छोड़नी शुरू कर दी, जिनका उद्देश्य किताबों की अलमारी को राख में तब्दील करना था। फिर भी प्रचंड विशालकाय तांत्रिक की प्रचंड ज्वालाएं भी अलमारी को जलाने में सक्षम नहीं थीं। धधकते विशालकाय तत्व की ज्वालाएं छोटे तत्व की ज्वालाओं की तुलना में कई गुना अधिक गर्म थीं, फिर भी वे किताबों की अलमारी के खिलाफ बेकार थीं। माइकल आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ उठाकर धधकते विशालकाय तत्व को रुकने का इशारा किया। उसने अपनी हथेली को किताबों की अलमारी पर दबाया और एक्सट्रैक्शन का प्रयोग किया। उसकी सारी ऊर्जा पलक झपकते ही खत्म हो गई, लेकिन यह इसके लायक था। किताबों की अलमारी को निकालकर उसके वॉर रूम के अंदर रख दिया गया, जहां माइकल उसे शोध के लिए रखता था। जैसे ही किताबों की अलमारी उनकी नज़र से ओझल हुई, उनके सामने एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। इस बार धधकते विशालकाय दैत्य ने आगे बढ़कर दरवाजे को उसके फ्रेम से उखाड़ दिया, जिससे एक सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के और नीचे जाती थी। यह एक संकरी सीढ़ी थी जो माइकल के लिए भी लगभग छोटी थी, तो धधकते विशालकाय दैत्य की तो बात ही छोड़िए। वह सीढ़ियों में कभी समा नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लगता है मुझे अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। माइकल ने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए धधकते विशालकाय तांत्रिक की ओर देखे बिना कहा। जाल को सक्रिय करने वाली किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए उसने एक्सट्रैक्शन डोम को खोल दिया, फिर वह सर्पिलाकार रूप से नीचे जाती संकरी सीढ़ियों से नीचे उतर गया। माइकल ने अपनी आंखों के कोने से कुछ चमकते हुए अक्षर देखे, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। माइकल का पूरा ध्यान एक्सट्रैक्शन डोम पर केंद्रित था। आखिरकार एक भी चूक उसकी मौत का कारण बन सकती थी। इस तरह के संकरे और असुविधाजनक स्थान में वह किसी भी चीज से बच नहीं सकता था। उसे ठीक से याद नहीं था कि सीढ़ियां उतरने में उसे कितना समय लगा, लेकिन आखिरकार वह सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गया। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा था जो काले रंग के कपड़े से बना था। माइकल को ये तो पता नहीं था कि वह किस चीज का बना था, लेकिन वह काफी पुराना लग रहा था। किसी भी तरह से इसका कोई खास महत्व नहीं था। उस छोटे से कमरे में मौजूद एकमात्र महत्वपूर्ण चीज एक छोटी और नाजुक सी एलिमेंटल थी, जिसे दर्जनों क्रिस्टल की जंजीरों से दीवार पर टांगा गया था। उस नन्ही सी एलिमेंटल को घूरते हुए माइकल का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। अगर उसका शरीर दबी हुई ज्वालाओं से बना न होता तो वह देखने में इंसान जैसी लगती। उसके बालों की कुछ ही लंटें ऐसी थीं जो जलती हुई ज्वालाओं जैसी नहीं थीं। ये लंटें अलग अलग रंगों की थीं, और हर एक लट में रंगों का एक अलग ही रंग था।
माइकल परिवर्तित मूल ऊर्जा को महसूस करने में माहिर नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि मौलिक महारानी का मुख्य गुण अग्नि था और बालों के कुछ दर्जन रेशे अन्य तत्वों के प्रति उसके मामूली लगाव का संकेत देते थे। कुछ पल तक एलिमेंटल एम्प्रेस को निहारने के बाद माइकल को होश आया। वह एलिमेंटल एम्प्रेस के पास गया और पहली क्रिस्टल श्रृंखला को नष्ट करने के लिए एक्सट्रैक्शन का उपयोग करने लगा। क्रिस्टल की वह श्रृंखला उस श्रृंखला से पतली थी जिसने विशालकाय धधकते तत्व को दीवार से जकड़ रखा था, लेकिन वह कहीं अधिक जटिल थी। माइकल ने पहली श्रृंखला को नष्ट करने में आधा घंटा लगाया। कुछ समय बाद एलिमेंटल एम्प्रेस ने माइकल की उपस्थिति को महसूस किया। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा। एलिमेंटल एम्प्रेस चुपचाप माइकल को देखती रही और उसे तब तक काम करने दिया जब तक कि पहली क्रिस्टल श्रृंखला टूट नहीं गई। जैसे ही पहली जंजीर टूटी, एलिमेंटल एम्प्रेस को जंजीर से जकड़े रखने वाली जबरदस्त ताकत थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन वह थोड़ी सी कमी भी एम्प्रेस के चेहरे के भाव बदलने के लिए काफी थी। उसके चेहरे पर भय का भाव उभर आया। नहीं, वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, अगर उसमें ऐसी कोई ताकत होती भी तो। उसकी चीख माइकल तक पहुंचते ही उसके कान जोर से बजने लगे और वह अनजाने में ही पीछे हट गया। क्या बात है? क्या तुम आजादी वापस नहीं पाना चाहते? माइकल ने पूछा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह केवल इतना ही बता सका कि एलिमेंटल एम्प्रेस दर्द में थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे शक है कि आपको यहां अच्छा लगता होगा। आत्मा का समझौता, एलिमेंटल एम्प्रेस ने कमजोर स्वर में कहा, मानो पहले की चीख ने उसकी बची हुई सारी ऊर्जा खत्म कर दी हो। आह, वो बात थी। मैं एक पल के लिए समझौते को भूल गया था। माइकल ने अपने गंजे सिर के पीछे खुजली करते हुए बुदबुदाया। सोल पैक्ट एक विशेष आत्मा अनुबंध था। इसमें एक सामान्य आत्मा अनुबंध की तुलना में कहीं अधिक प्रतिबंध थे, जो कि पहले से ही एक साधारण निष्ठा बंधन की तुलना में कहीं अधिक बाध्यकारी था। सच्ची वफादारी का बंधन ही आत्मा के समझौते की बंधनकारी शक्ति के बराबर हो सकता है। फिर भी माइकल को यकीन नहीं था कि आत्मा का समझौता शायद उससे भी अधिक बंधनकारी न हो। क्या आप मुझे अपने सोल पैक्ट के बारे में और बता सकते हैं? शायद हम किसी तरह सोल पैक्ट से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाल सके, माइकल ने प्रस्ताव रखा। अगर वह पहले से ही एलिमेंटल एम्प्रेस के सामने खड़ा था, तो उसे उसकी ठीक से मदद करने की कोशिश करनी चाहिए थी। कित्सुन लॉर्ड और उसके अवेकेंड को शायद एलिमेंटल्स की गुफा के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन माइकल को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसकी सेना और लेसर एलिमेंटल्स उनके ऊपर थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसे परेशान न कर सके। इसके अलावा अब जब वह इतनी दूर आ चुका है, तो एलिमेंटल एम्प्रेस को छोड़ देना एक कड़वा अनुभव साबित होगा। जब वह जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था, तब एलिमेंटल एम्प्रेस एक पल के लिए झिझकी। उसने सीधे माइकल की ओर देखा, जिसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। अगले ही पल एलिमेंटल एम्प्रेस ने अपना निर्णय लिया और माइकल को अपने सोल पैक्ट की शर्तों के बारे में बताना शुरू किया। 10 मिनट बीत गए। इस दौरान माइकल ने ध्यान से सुना, फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। इस आत्मा समझौते को भाड़ में जाने दो। तारांकन तारांकन। ओपनिंग स्क्वायर